नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम बजाज है। आज हम जीएसटी में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक है जीएसटी ऑन द एजुकेशन सर्विस। आइडियली जैसे हम सबको लगता है कि एजुकेशन पे जीएसटी लगता नहीं है, ये एक नॉर्मल हर बंदे की सोच होती है, बट द फैक्ट इज़ डिफरेंट। एजुकेशन पे 18% जीएसटी अप्लीकेबल है। अब जो हम सोचते हैं कि एजुकेशन पे जीएसटी नहीं लगता है, उसका रीजन वगैरह क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एजुकेशन सेक्टर है क्या। एजुकेशन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हुआ क्या कि सिंस की इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है तो गवर्नमेंट की कैपेसिटी है नहीं कि वो सबको एजुकेशन दे। तो उन्होंने राजीव जी के टाइम 1985-86 में प्राइवेट एजुकेशन लॉन्च किया था कि जिसमें ट्रस्ट सोसाइटी इनको राइट दिया गया था कि भाई आप जनरल प्रोसेस के तहत एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। और उसके बाद से ही अपने देश में प्राइवेट स्कूलों का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, जो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आपके हमारे सबके घरों में बच्चे प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ते हैं। तो अब वो दुनिया भर की फ़ीस लेते हैं, सब कुछ उसमें मॉडर्नाइजेशन होता है, अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। एजुकेशन के अलावा भी दुनिया भर की चीज़ें बच्चों को सिखाते हैं, उसके लिए फ़ीस लेते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं। तो अब हम देखते हैं कि जीएसटी और एजुकेशन सर्विस का क्या रिलेशनशिप है। एजुकेशन सर्विस का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो जीएसटी में जो हेडिंग है 9992, उसमें एजुकेशन सर्विस को लिया गया है, जिस पे टैक्स है 18%, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, टोटल 18%। फिर डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट मीन्स जीएसटी, उन्होंने 3-4 एडिशनल हेडिंग और बनाई है। उसमें कुछ एक सर्विसेज जो एजुकेशन से रिलेटेड है उनको एग्जेम्प्टेड किया है। प्राइमरी होता क्या है कि अपने जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फ़ीस है या एजुकेशन वाले की बेसिक्स फीस वगैरह है, वो सब एग्जेम्प्टेड है उन हेडिंग्स में। अब हम अगर डिटेल में जाएं तो जैसे मैंने बोला 9992 एजुकेशन सर्विस का सबसे बड़ी हेडिंग है, जिस पे 18% जीएसटी है। फिर एक नई हेडिंग और है, वो है 9963, उसमें नील है जीएसटी। उसमें आगे क्या क्या दिया हुआ है उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर एक हेडिंग और है 9973, उसमें ये दिया गया है कि मोटर व्हीकल वगैरह अगर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं तो उस पर टैक्स रेट नील है। फिर एक और हेडिंग है 9992, वो ये बोलती है वोकेशनल कोर्सेज से मेनली रिलेटेड है, उस पर नील है। अब हम वापस इन सारे हेडिंग्स की डेफिनेशन और डिटेल में जाएं तो हमें सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि एजुकेशन का मतलब क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स लॉ मतलब जीएसटी में, जीएसटी एक्ट में एजुकेशन की डेफिनेशन ही नहीं दी गई। अब एज पर स्टैच्यू रूल हमें जाना पड़ेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की केस जजमेंट में, जिसमें एजुकेशन की डेफिनेशन है। तो एक बहुत फेमस केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, लोक शिक्षण ट्रस्ट वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1971, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। इस केस में जो अपीलेंट थे ट्रस्ट, उनके एडवोकेट थे नानी साहब पालकीवाला। आप सबको पता ही है वो कितने बड़े लॉयर थे इंडिया के अपने ज़माने के। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया था एक बहुत अच्छी चीज़, उन्होंने ये बोला कि एजुकेशन क्या है, व्हाट एजुकेशन कंटेंट इज दैट क्लोज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग ए नॉलेज स्किल माइंड करेक्टर ऑफ स्टूडेंट बाय फॉर्मल स्कूलिंग। मतलब अगर स्कूल में बच्चों को कुछ भी पढ़ाया जाता है तो वो
एजुकेशन में आता है। फिर एक केस और आया था, वो केस था दिल्ली म्यूजिक सोसाइटी वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। उसमें भी लगभग यही बोला था कि एजुकेशन डेवलप फॉर द डेवलपिंग ऑफ स्किल माइंडेड कैरेक्टर। तो सिंस की जीएसटी में एजुकेशन की डेफिनेशन है नहीं, और इनकम टैक्स एक 1961 उसमें जो क्लोज है 10 to 12 वो रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट वगैरह से डील करते हैं, तो उसमें भी मतलब हल्का फुल्का एजुकेशन का पुट रहता है। तो हम इन सारी डेफिनेशनों को यूज कर सकते हैं फॉर द जीएसटी पर्पज की एजुकेशन क्या होती है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जीएसटी एक्ट में एक वर्ड यूज दिया गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल। अब देखिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इन द केस ऑफ जीएसटी लॉ, एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड काम उन सबको डिफाइन किया गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। एज पर जीएसटी लॉ अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एजुकेशन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है वो एग्जेम्प्टेड है, अदरवाइज टैक्सेबल है। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या होती है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की भी डेफिनेशन दी गई है नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 में। उसमें सबसे नीचे डेफिनेशंस का क्लॉज है, उसमें जो हेडिंग वाई है उसमें डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। उसमें सबसे पहला है क्लॉज 1, उसमें लिखा है प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू द हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट। मतलब सिंपली एलकेजी यूकेजी से लेके 12th तक की जो भी स्कूल है वो अगर कोई प्रोवाइड करवाता है तो उसको जाना जाएगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सेकंड, एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ सर्कुलम फॉर ऑब्टेनिंग ए क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये एक तरह से ग्रेजुएशन को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में डालने की इनडायरेक्ट डेफिनेशन है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई क्वालिफिकेशन है लॉ के हिसाब से, वो अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करवाता है तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आएगी। जैसे एक कॉलेज है, कॉलेज हर कोई कॉलेज एक यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है और यूनिवर्सिटी का एक एक्ट होता है, एक्ट होता है वो लॉ के हिसाब से होता है। तो एक कॉलेज अगर बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो इस डेफिनेशन में वो कवर हो जाएगा। पर इसमें एक क्लोज है थोड़ा टेक्निकल, वो ये है कि एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इंडिया में एक कॉलेज है वो कंप्लीट फॉरेन कोलेब्रेशन के साथ ही काम करता है। फॉर एग्जांपल आप समझिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिग्री देता है तो उसकी जो सर्विस है वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, क्योंकि लॉ या जीएसटी ये बोलता है रिकग्नाइज्ड बाय द एनी लॉ ऑफ टाइम बीइंग इन फोर्स। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन लॉ के हिसाब से तो नहीं बनी, तो उस पर जीएसटी का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, टैक्सेबल होगी 18% से। थर्ड इसमें आता है एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। ये आईटीआई वगैरह में इन सब में डील करता है। अब वोकेशनल एजुकेशन कोर्स है उसकी भी डेफिनेशन दी गई है क्लोज एच में, जो ये बोलता है कि जो भी कोर्सेज इंस्टीट्यूशन कॉलेज अगर एफिलेटेड है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एलसीवीटी या स्टेट काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग, बस वही जो कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं वो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स में आएंगे, और उन पे अगर वो उसमें आएंगे तो वो फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आएंगे, फिर उसमें एग्जेम्पशन अप्लीकेबल हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं, अब इसमें एक क्लॉज है, क्लॉज जो है क्लॉज नहीं सॉरी हेडिंग है 9963, वो ये बोलती है कि क्या क्या एग्जेम्प्टेड है और क्या क्या टैक्सेबल है। उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट तो उसका ये है कि कॉलेज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अब कॉलेज
स्कूल वो आप वर्ड बोल जाओ, जीएसटी में एक ही वर्ड चलता है, वो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। उसके बेसिस पे ही सब खेल है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है उस हेडिंग में। उसमें ये बोला है कि कौन सी सर्विस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अब मैं ईआई बोलूँगा इसको आगे फॉर रेफरेंस पर्पज। ईआई के लिए कौन सी सर्विस एग्जेम्प्टेड है अगर ईआई देती है तो, और ईआई एज ए इनपुट रिसीवर कौन सी सर्विस लेती है वो एग्जेम्प्टेड है। तो सबसे पहले हम सर्विस देने वाले में चलते हैं कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ईआई। अब उसमें क्या है कि दो सर्विस एग्जेम्प्टेड है। फर्स्ट सर्विस ये है कि जस्ट ए मिनट, हाँ, हेडिंग 9963 सर्विस प्रोवाइडेड बाय ईआई। फर्स्ट है कि बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, और सेकंड है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम अगेंस्ट कंसीडरेशन इन फॉर्म ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। पहला तो हो गया सर्विस प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 12th तक के बच्चे को कोई भी तरह की एजुकेशन सर्विस अगर प्रोवाइड करवाई जा रही है, एजुकेशन प्लस एंसिलरी, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्टेड है। इसमें वो सारी फीस आ जाएगी कंसिडरेशन में। फॉर एग्जांपल अगर आपने बिल्डिंग फंड का लिया, नॉर्मल फंड का लिया, फीस, ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्टेशन, ईच एंड एवरी रिसिप्ट वो एग्जेम्प्टेड है। सेकंड हो गया बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जैसे कोई स्कूल है, कॉलेज है, वो अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है और उसके बदले अगर वो कोई फ़ीस लेती है जो अपने 100 रुपये 200 रुपये होती है, तो वो एग्जेम्प्टेड है, वो एग्जेम्प्टेड सर्विस है। नेक्स्ट इसमें इसी हेडिंग में डिफाइन किया गया है 5 सर्विसेज है जिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर ईआई उस सर्विस को ले रहा है तब नहीं लगेगा। आप समझिए, ईआई जब ले रहा है तब उसको जो सेलर है वो विदाउट जीएसटी बिल देगा। वो सर्विस कौन सी है? पहली, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। मतलब अगर उसने बसें ले रखी है किराए पे, जो बसों का ओनर है वो अगर बिल देता है स्कूल को, पर बसें यूज आती है स्टूडेंट, फैकल्टी या स्टाफ के ट्रांसपोर्टेशन में, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ईआई को जब बिल करेगा तब उसमें जीएसटी पोर्शन नहीं लगाएगा। वो ईआई के अलावा जिसको भी करेगा वो करेगा, इस पर नॉर्मल प्रैक्टिस, पर ईआई को वो नहीं कर सकता। सेकंड, केटरिंग, अगर मिड डे मील वगैरह की स्कीम की कोई भी रिलेटेड माल आ रहा है या सर्विस आ रही है तो उस पर एग्जेम्प्टेड है। थर्ड, सिक्योरिटी एंड क्लीनिंग ऑफ हाउसकीपिंग सर्विस, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर हाउसकीपिंग सर्विस ईआई अवेल करता है तो उस पर जीएसटी उस इनपुट पे जब सेलर बिल बनाएगा तब जीएसटी नहीं लगाएगा। फोर्थ है कि अगर कोई सर्विस ली है उसने, एडमिशन और से रिलेटेड कुछ भी सर्विस ली है। और फिफ्थ और लास्ट है ऑनलाइन एजुकेशन जनरल, अगर पीडीएफ वगैरह उसने परचेज की है तो उस पर भी आप जो सेलर है वो जीएसटी नहीं लगा सकता। अब इसमें दो प्रोविजो है, प्रोविजो 1 और प्रोविजो 2। 1 क्या बोलता है कि जो अभी मैंने बताए थे 5, उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वो सिर्फ अप्लीकेबल है एग्जम्पशन फ्रॉम द इनपुट टैक्स स्कूल के लिए, मतलब प्री एजुकेशन और एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी। सेकंड प्रोवाइज और बाकी के लिए वो सब टैक्सेबल है। मतलब अगर कॉलेज अगर बस हायर करता है फॉर द पर्पज ऑफ स्टूडेंट, तो उस पर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो जीएसटी लगा के बिल भेजेगा और उसका खर्चा होगा। पर यही सेम टू सेम अगर स्कूल हायर करता है तब नहीं लगेगा। अजीब सी चीज़ है बट सेम इज़ द लॉ। सेकंड इसमें प्रोविजन है वो ये है कि जो बुक्स, पीरियोडिकल वगैरह है वो सब
जो बुक्स पीरियोडिकल है वो सब फर्स्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट के लिए अप्लीकेबल मतलब वोकेशनल के लिए, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जीएसटी से रिलेटेड, जो एक जनरल एज जो बंदे एजुकेशन सेक्टर में डील करते हैं या जो कंसल्टेंसी देते हैं उनके सामने कॉमन वो क्वेश्चन आते हैं, तो उनके रिप्लाई क्या क्या है, ये प्योरली मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो आपका भी अलग हो सकता है मेरे से, अगर आपका अलग है तो आप बताइए, मैं देख सकता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है जो प्रैक्टिकली हर जगह होता है। होता क्या है कि एजुकेशन जो भी इंस्टीट्यूशन है वो ट्रस्ट या सोसाइटी में चलते हैं। सिंस कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे मेंबर इन्वॉल्व होते हैं, तब प्रैक्टिकली होता है क्या है कि जो एक बंदा है फॉर एग्जांपल जो मैनेजिंग ट्रस्टी है, वो ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी है जिस पे मतलब स्कूल कॉलेज चल रहा है वो अपने नाम से लेता है, अपने नाम से लेता है, और जो सोसाइटी या ट्रस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको किराए पे देता है, और स्कूल ट्रस्ट उसको किराया देता है। तो इस पे जीएसटी अप्लीकेबल है कि नहीं, फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब मिस्टर एक्स जिसने इंस्टीट्यूट को दिया है। अब इसकी डिटेल से कुछ भी इस जो एंट्रीज है एजुकेशन से रिलेटेड उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो अगर हम बैक में जाए तो जो एंट्री नंबर 12 है रेंट से डील करती है, वो सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे होने वाली रेंटल इनकम को एग्जेम्प्ट करती है, उसमें कॉमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल इन दैट केस कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये माना जाएगा कि उस पर जीएसटी अप्लीकेबल है। अब जीएसटी अप्लीकेबल कब हो गया, जब जो सर्विस जो प्रॉपर्टी ओनर है जिसको रेंट आ रहा है उसकी अगर जो रिसिप्ट है वो एग्जेम्पशन लिमिट 20 लाख या 40 लाख इज द केस में भी से पार हो, तो उस पर जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के हैं वो लगेंगे। तो अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ मैं कि अगर जैसे जो प्रॉपर्टी ओनर है उसका एक बिजनेस और है, उसका टर्नओवर फॉर एग्जांपल आप समझिए 25 लाख है, और वो साल के 25 लाख रुपए उसकी इनकम आ रही है ट्रस्ट से ऑन अकाउंट ऑफ रेंट इनकम, तो उस पर जीएसटी अप्लीकेबल है। जब अगर उसको ओनर दे रहा है तो उस पर जीएसटी लगाएगा, क्योंकि उसका जो टोटल है वो 40 लाख से ऊपर हो जाएगा। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केटरिंग सर्विस, केटरिंग सर्विस के बारे में एक सर्कुलर आया हुआ है 28, उसने स्पष्ट बोला है कि एग्जेम्प्ट है। फिर आ गई हॉस्टल सर्विस। हॉस्टल सर्विस अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाता है तो वो एग्जेम्प्टेड है। इसके बारे में प्रेस रिलीज आई हुई है 13/7/2017 की सीबीएसई की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो पढ़ाई के साथ स्कूल या कॉलेज के बच्चों को एडिशनल कोर्सेज भी सिखाता है, सच एज टेली, जीएसटी, आप कुछ भी बोल सकते हो मतलब, और उसके लिए एडिशनल फीस लेता है। तो अब इसके बारे में क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में सिंपली यही है कि अगर हम डेफिनेशन में जाएं अदर कोर्सेज की, तो उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कोर्सेज लॉ से रिकग्नाइज्ड है उसी पे ही एग्जेम्प्टेड है। तो सिंस टेली या जीएसटी के कोर्सेज कोई एक्ट या लॉ से तो रिकग्नाइज्ड है नहीं, तो इन पे जीएसटी लगेगा। मतलब अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बच्चों को ये कोर्सेज सिखाता है इन अदर देन जो नॉर्मल कोर्सेज है, तो उसकी जो फीस वो रिसिप्ट कलेक्ट करेगा उस पर जीएसटी उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, और मंथली रजिस्ट्रेशन, मंथली रिटर्न वो सब अप्लीकेबल होगा। इस चीज़ पे बहुत गलती होती है ज़्यादातर, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कोई भी इस पे एज ऑन डेट जीएसटी नहीं लगा रहा। ये डिपार्टमेंट आगे जाके बहुत बड़ी पेनल्टी और डिटेल निकालेगा सिर्फ इस रीजन से, एक इफ रीजन से, एक रेंट वाले रीजन से, जब इनका असेसमेंट 17-18 का होना चालू होगा। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, अब जैसे कोई समझिए कोई स्कूल में स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल आइडियली होता क्या है कि जब इस एजुकेशन में जो लास्ट 3 महीने होते हैं ऑफ सीजन जिसको बोले अपने, मई जून जुलाई, जब गर्मी भी इंडिया में सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो स्कूल वाले क्या करते हैं कि इसको रेंट पे या पर डे के हिसाब से पब्लिक को देते हैं कि भाई स्विमिंग पूल बना हुआ है, पानी भरा हुआ है और आजकल सबको स्विमिंग का शौक है, तो उससे अच्छी एक इनकम हो जाती है, उस प्रॉस्पेक्टिव से देते हैं।
तो इस पे जीएसटी लगेगा। इसका रीज़न ये है कि एग्जम्पशन कहाँ है, स्टूडेंट और फैकल्टी। तो ना तो जो सर्विस यूज करें वो स्टूडेंट है ना फैकल्टी है, तो इस पे जीएसटी लगेगा। अब ये जो मैंने फ्रीक्वेंट एफएक्यू बताए हैं वो एक कॉमन एफएक्यू है और इस जगह पे सब लोगों से गलती हो रही है। इन चीज़ों पे जीएसटी लगना है, बट एज पर माई नॉलेज किसी ने जीएसटी लगाया ही नहीं। तो जब आप डिपार्टमेंट असेसमेंट करेगा आपका, जब जो एजुकेशन सर्विस में हैं, तो इस चक्कर में बहुत उन पे ऑब्लिगेशन आएगा। क्योंकि ऑब्लिगेशन क्या आएगा, पहला तो रजिस्ट्रेशन का, फिर जीएसटी का, फिर रिटर्न का, तीनों आएंगे, और ब्याज पेनल्टी वो सब अलग है। तो दोस्तों मैं यही बोल रहा हूँ कि इन सब के चीज़ बारे में आप थोड़ा एजुकेटेड होइए। अगर आपका कोई ऑब्जर्वेशन है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिखिए, मैं आपको उसका रिजोल्यूशन दूंगा। फर्दर इसकी मैंने एक पीडीएफ फाइल भी बनाई है, मैं ट्राई करूँगा कि वो भी इसमें कमेंट सेक्शन में मैं अपलोड करूँ फॉर योर रेफरेंस। तो मेरा नंबर, या आप मेरे को मेल कर सकते हो, मैं डिटेल आपको बता दूंगा इन द केस ऑफ एनी क्वेरी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि ये क्रिटिकल एस्पेक्ट पे मैंने बनाया है। जो भी आपको पसंद आए ना आए, आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।